हाय नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में, जो कि एक गर्भ संभव सामग्री है। इसकी डेफिनेशन की बात करें कि शुक्र क्या है, तो पुरुष के शरीर से निकलने वाला गर्भ उत्पादक स्राव है, उसी को शुक्र कहा जाता है। ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो धातुएं होती है रस से लेके शुक्र तक 7 धातुएं होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वो वाला शुक्र और शुक्राशय से निकलने वाले जो शुक्राणु हैं वो सब इसी में इंक्लूड है। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। ठीक है। बात करें इसकी पर्याय की, तो वीर्य, बीज, रेतस, तेज, ये भी शुक्र को बोल सकते हैं। ये इसी के पर्याय है। अब हम बात करते हैं कि शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण चरक भी बताते हैं, आचार्य चरक सुश्रुत भी बताते हैं, और आधुनिक मत हमारा मॉडर्न साइंस भी अलग तरीके से बताता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य चरक शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या बताते हैं। स्फटिकाभम दर्वम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्र मिछन्ति केचितु तेल शौद्र निभम तथा। इसका मतलब क्या होता है कि स्फटिकाभम स्फटिक के समान स्वच्छ, दर्वम का मतलब पतला, स्निग्ध का मतलब स्निग्ध यानी चिकना, मधुर का मतलब मीठा, और मधुगंधी यानी शहद के समान गंध वाला जो शुक्र होता है वही शुद्ध शुक्र होता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और शुद्ध शुक्र के लक्षण चरक क्या बताते हैं। स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम चाविदाही च रेतः शुद्धम विजानीय छवेतम स्फटिक सनिभम। इसका अर्थ होता है कि जो शुक्र स्निग्ध, घन, पिच्छिल, मधुर, अविदाही का मतलब दाह न करने वाला, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ हो, वही शुद्ध होता है। तो ये जो लक्षण है वो आचार्य चरक बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक मत के अनुसार शुद्ध शुक्र के लक्षण। तो मॉडर्न साइंस बहुत चीज़ों का मापदंड करके बताती है कि ये वीर्य शुद्ध है या नहीं है। तो एक तो शुक्र की मात्रा यानी वीर्य की मात्रा देखी जाती है। 2 से 5 ml है तो वह उत्तम बताया गया है। 1 से 2 ml के मध्य है तो वो मध्य वीर्य बताया गया है। और 0.5 से लेके 1 ml के बीच है तो वो अल्प वीर्य बताया गया है। और वीर्य में उपस्थित शुक्राणु की संख्या 60 मिलियन से ज़्यादा है तो वह उत्तम शुक्र है यानी शुद्ध शुक्र है। 30 मिलियन से ज़्यादा है तो मध्यम है, और 30 मिलियन से कम है यानी वो शुद्ध नहीं है। तो ये हमारी मॉडर्न साइंस का मत हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना की। तो शुक्राणु की लंबाई 0.05 mm होती है। ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो टेल पार्ट होता है वो सबसे लंबा होता है, यानी पूरे शुक्राणु का 3/4 पार्ट है वो टेल ही होता है। का ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर से याद रखना है कि वही हेड होता है, उसमें एक तो क्रोमोसोम होता है, हेड में ही प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, और इसके आगे का पार्ट तीक्ष्ण होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। इसी की वजह से ये ओवम के अंदर प्रवेश करता है, यानी जो मादा का अंडाणु होता है उसके अंदर प्रवेश करता है। इस भाग के सारे नेक भाग क्या करता है, हेड एंड बॉडी को आपस में जोड़ता है। हेड को सिर बोलते हैं, नेक को ग्रीवा, बॉडी को गात्र और पुछ को टेल बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और बॉडी का पार्ट है उसका आंतरिक भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसी से ये ऊर्जा प्राप्त करता है। और जो टेल पार्ट होता है वो धागीनुमा अत्यंत पतला होता है, इसी की वजह से ये चलायमान होता है, गतिमान हो सकता है। तो ये हमारी शुक्राणु की संरचना होगी। शुक्राणु की संरचना के बाद हम बात करेंगे शुक्राणु जनन की प्रोसेस के बारे में कि स्पर्म बनते कैसे हैं। ये थोड़ी ध्यान देने लायक बात है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। ये जो शुक्राणु जनन की प्रोसेस है वो 3 फेज में कंप्लीट होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था एंड परिपक्वन प्रावस्था। इन 3 प्रावस्था है, इन तीनों प्रावस्थाओं के माध्यम से ही जो वृषण होता है टेस्टिस नर के अंदर, उसमें स्पर्म बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि स्पर्म कैसे बनते हैं। वृषण की जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती है वृषण के अंदर, वो होती है द्विगुणित, यानी इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी समान ही पुत्री कोशिकाएं बना लेगी और ये फिर से विभाजित होकर बना लेगी अपने समान ही, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट है यहाँ तक
ये फर्स्ट फेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो है हमारी गुणन प्रावस्था 1 नंबर की। ठीक है, यहाँ तक समसूत्री विभाजन हो रहा है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि जो मैन जनक होता है तो पुत्री कोशिकाएं भी उसके जैसी ही बनती है। क्रोमोजोम की संख्याएं आधी नहीं होती है, सेम उतनी की उतनी ही रह जाती है। 46 होती है क्रोमोजोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या, तो वो 46 इसमें रहेगी, 46 यहाँ तक इन सब में 46 ही रहेगी, वो आधी नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये याद रखना है, यहाँ तक समसूत्री विभाजन हो रहा है। अंतिम क्या हो रहा है कि जो वृषण की प्रारंभिक जनन कोशिकाएं है ना, उससे स्पर्मेटोगोनिया बन गया, बस इतना ध्यान रखना है। फिर आती है हमारी सेकंड चीज़, वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होती है, ये स्पर्मेटोगोनिया है ना, वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेगा, वो हो जाएगी हमारी वृद्धि प्रावस्था। बस ये इतनी सी ही है, ये हो गई हमारी वृद्धि प्रावस्था। और जो ये अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। ऊपर कौन सा होता है, समसूत्री। अर्धसूत्री में क्या होता है, क्रोमोजोम की संख्या है वो आधी रह जाएगी। यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 और 23 रह जाएगी, यानी आधी हो रही है ना, 2n से nn हो रही है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि पहले समसूत्री विभाजन होता है गुणन प्रावस्था में, तो फिर क्या कर लेती है वो भोज्य समसूत्री विभाजन द्वारा, तो जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं है ना, वो अपनी समान ही बहुत सारी जनन कोशिकाएं बना लेगी, स्पर्मेटोगोनिया बोल देंगे उसे। वही स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थों का ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर लेगा, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। वही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और अपने समान पुत्री कोशिकाएं बना लेंगी, लेकिन उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होगी, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, लास्ट फेज क्या आएगी, ये स्पर्मेटिड्स बनाएंगी जो कि पूर्ण रूप से विकसित होके स्पर्म बना लेंगी। बस यही हो गई हमारी स्पर्म बनने की प्रोसेस। क्या वृषण में कंप्लीट होती है स्पर्म बनने की प्रोसेस, 3 चरणों में कंप्लीट होगी, गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। गुणन फेज में तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक क्या आएगा, समसूत्री विभाजन होगा और एज इट इज जनक के समान पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी, यानी 1 है तो 8 बन जाएगी, 16 बन जाएगी। फिर वो ही सारी अब भोज्य पदार्थों का ग्रहण करके आकार में वृद्धि कर लेगी। फिर यहाँ पे वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जहाँ गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। फिर से समसूत्री ही विभाजन होगा, तो अब ये अपने समान बना रही है सेम, जिसे स्पर्मेटिड बोलेंगे। और ये जो स्पर्मेटिड हैं वही पूर्ण रूप से विकसित हो गए, यानी कायांतरण होके स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, शुक्राणु बोल सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी शुक्राणु जनन की प्रोसेस। शुक्राणु जनन का मतलब यही होता है कि शुक्राणु बनने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के दोषों की, कि शुक्र में दोष क्या क्या होते हैं, वीर्य में दोष क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत के अनुसार 11 दोष होते हैं, चरक के अनुसार 8 दोष होते हैं। ये इनकी कोटेशन है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि डायरेक्ट याद करने से अच्छा है कि उनके श्लोक याद करें, क्योंकि श्लोक ही है जो हमें चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रखवाते हैं। तो श्लोक बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो आप श्लोक ही याद करें। सुश्रुत क्या बोलते हैं, वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणुप ग्रंथि पूति पे क्षीण मूत्र पूरी श्रेतसे प्रजोत्पादने न स्मरता भवंती। इसका मतलब होता है कि वात पित्त श्लेष्म यानी कफ दोष, शोणित का मतलब रक्त दोष के कारण दूषित जो वीर्य है वही शुक्र के दोष माने जाएंगे। कि वात दोष से दूषित वीर्य है तो वो भी शुक्र का दोष हो गया एक, तो ये 4 दोष हो गए। कुणुप ग्रंथि, कुणुप गंधी का मतलब है मुर्दे की गंध वाला भी शुक्र दोष दूषित माना जाएगा। ग्रंथि गंधी यानी सड़ी गंध वाला, मूत्र की गंध वाला, मल की गंध वाला और पोई के समान और परिमाण में जो कम हो, मात्रा में कम हो, वैसा जो शुक्र होता है वो दोषयुक्त माना जाएगा। और वो प्रजोत्पादने न स्मरता भवंती यानी संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। ये सुश्रुत के अनुसार शुक्र के 11 दोष हैं, आपको श्लोक याद करना है। और चरक ने 8 बताए हैं, फेनिल, तनु, रुक्ष, विवर्ण, पुतिगंध वाला मतलब पिछिल और अन्य धातु से मिश्रित हो और अवसादी हो। तो ये आपको श्लोक याद करना है।
इसके बाद हम बात करते हैं वीर्य दोष के लक्षण के बारे में कि वीर्य दोष दूषित हो जाता है तो उसके लक्षण वो पता कैसे चलता है कि वो क्या लक्षण प्रदर्शित करता है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो जो वीर्य है वो इस चीज़ से दूषित है। तो जो वात दोष से दूषित वीर्य होता है वो वायु के रंग का तथा तजन्य वेदना से युक्त होता है। पित्त दोष से दूषित वीर्य पित्त वर्ण का एवं पीड़ा युक्त होता है। ये पीड़ा युक्त तो तीनों ही होंगे और दोष के अनुसार ही इनका वर्ण हो जाएगा। कफ दोष से दूषित वीर्य कफ वर्ण का हो जाएगा। रक्त दोष से दूषित वीर्य कुणुप गंधी हो जाएगा, यानी गुर्दे की गंध वाला हो जाएगा। ठीक है। कफ व दोष से दूषित वीर्य गांठदार होगा। पित्त व कफ दोष से दूषित वीर्य पोई के समान होगा और पित्त व वात दोष से जो दूषित वीर्य है वो अल्प यानी परिमाण या मात्रा में कम होगा। सन्निपातज का मतलब है कि जिसमें वात दोष, जो वीर्य वात दोष से भी दूषित हो, पित्त से भी दूषित हो, कफ से भी दूषित हो, वो सन्निपातज में आ जाएगा। तो वो मूत्र व पुरुष की गंध वाला होगा। तो ये जो लक्षण है वो हम देख के बोल सकते हैं कि वो वीर्य किस चीज़ से दूषित है। अब ये देखेंगे कि वीर्य की हम चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो ये चिकित्सा है, पंचकर्म करके हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। उपयोगी आहार विहार का सेवन करके चिकित्सा कर सकते हैं। वाजीकरण औषधियों का प्रयोग करके चिकित्सा की जा सकती है। घृत, दूध, मांस रस, साली चावल, यव का उत्तम मात्रा में सेवन करके हम दोष हैं, वीर्य में जो दोष हैं वो हम हटा सकते हैं या उनको मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से हम वीर्य की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये यहाँ हमारा शुक्र जो पॉइंट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा।